हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि आपकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्रीवियस ईयर करवा दो, तो आज की क्लास में आपको मैं प्रीवियस ईयर ही करवा रही हूँ। ठीक है, जो आज का हमारा पेपर है वो है 2022 वाला। जो 2022 वाला पेपर है यही मैंने दिया था और यही मेरा क्लियर हुआ था, इसलिए मैं इसी से स्टार्टिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो इस पे पहले हम 2022 वाला करेंगे। ठीक है, पहले मैं 2022 वाला करवाऊंगी, उसके बाद 23 वाला करवाऊंगी, उसके बाद 24 वाला आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 22 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यही वाला मैंने दिया था और यही मेरा एग्ज़ाम है जो एस्टेट का, यही मेरा क्लियर हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है, तो आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखना, एक एक पॉइंट को समझना। क्लास में पहले ही बता देती हूँ, लंबी होगी क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना। तो ये हमारा क्वेश्चन है 91। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बताया गया है ये देखिए। ये हमारा व्याकरण से लिया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। ध्यानपूर्वक शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? ठीक है, ये पूछा गया जो ध्यानपूर्वक शब्द है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। यदि आपने मेरी अव्यय वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको वहां पर इसको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको अव्यय समझाया था। अव्यय के आगे भेद होते हैं, अविकारी और विकारी। ठीक है, फिर क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं और चारों भेद यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, परिणामवाचक को कैसे करना है, रीतिवाचक को कैसे करना है, स्थानवाचक को कैसे करना है, कालवाचक को कैसे करना है। अव्यय की क्लास में मैंने एक एक पॉइंट को करवा रखा है। नहीं विश्वास हो तो ये क्लास के बाद उसको देख लेना, वहां से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, सबसे पहले देखना क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया ध्यानपूर्वक शब्द, जो हमें शब्द दिया है इसमें पूछा है ध्यानपूर्वक शब्द है, ये क्या है। ठीक है, ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, या कालवाचक। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुन क्या है, सुन यहाँ पर क्रिया है। ध्यान से देखो, यहाँ पर जो सुन शब्द है ना, ये सुन क्या है, ये क्रिया है। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तो ध्यानपूर्वक शब्द क्रिया की यहाँ पर विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, और ध्यानपूर्वक शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्यों है, अब ये भी समझिए। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया के ढंग को बताते हैं, उसकी रीति को बताते हैं, किसी क्रिया का काम कैसे हो रहा है उसको बताते हैं। ठीक है, कैसे से इसका आंसर निकल सकता है मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो वो मैं आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं, तो कैसे सुन रहा है वो आपकी बात को? ध्यानपूर्वक सुन रहा है, तो जहां कैसे का आंसर मिले वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, यदि यहां पर देखो मैंने आपको ये भी करवाया था, परिणामवाचक क्या होता है, जो मात्रा के बारे में बताए, जिनका आंसर कितना शब्द से निकले वहां पर परिणामवाचक होता है। ठीक है, रीतिवाचक जैसे क्रिया के होने का ढंग के बारे में बताएं, वहां पर रीतिवाचक होता है। स्थानवाचक वो होता है जो स्थान के बारे में बताएं, जैसे मेरे पिताजी बाहर गए हैं, कहाँ गए हैं, जहां से कहाँ का उत्तर मिले वहां स्थानवाचक होगा। ठीक है, और कालवाचक जो जहां पर हमें समय का बोध हो। ठीक है, जो शब्द हमें समय का बोध करवाएं वहां पर कालवाचक होगा। ठीक है, जैसे मेरे भाई कल दिल्ली जाएंगे, तो कल क्या है, ये समय का बोध करवा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? कालवाचक होगा। ठीक है, यदि आपके एग्जाम के अंदर आए तो आप इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, ये नहीं तो फिर वो अव्यय वाली क्लास देख लेना, वहां से आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है असंगत चुनिए, जो एस्टेट का फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, असंगत वाले और नहीं वाले। ठीक है, ये हमारा भाषा विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, भाषा विज्ञान के जो भाषा का जो विकास है कैसे हुआ, शोर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ, शोर श्रेणी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली, सबको आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, आए या ना आए, देखो एग्जाम के अंदर देवनागरी लिपि से भी आएगा और जो हिंदी की स्थिति है संविधान के अंदर उससे भी क्वेश्चन आएगा, ये सभी आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो अब 92 क्वेश्चन देखिए इसको। ठीक है, असंगत पूछा है। ठीक है, यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको तभी कर पाओगे। ठीक है, और मैं बार बार कहती हूँ हिंदी का पेपर इतना ईजी नहीं आएगा, आपको डीप पढ़ना पड़ेगा और मल्टी टाइम रिवीजन करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर असंगत शब्द, अब यहाँ पर पहला है जो
ऑप्शन इसमें दिया हुआ है पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषाएं सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो पहाड़ी है और राजस्थानी है दोनों ही भाषाएं कहाँ से हुई हैं? अपभ्रंश सौर श्रेणी से उत्पन्न हुई हैं। उसके बाद है मगही, दूसरा ऑप्शन देखिए, मगही, भोजपुरी व अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, यहीं पर ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, जिसने अच्छे से ये पढ़ा होगा कि जो हमारी अपभ्रंश जो सौर श्रेणी है इनसे कौन सी भाषाएं निकली हैं, पूर्वी हिंदी से कौन सी भाषाएं निकली हैं, बिहारी हिंदी से कौन सी भाषाएं निकली हैं, पहाड़ी हिंदी से कौन सी भाषाएं निकली है, यदि किसी ने ये पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन को झट से कर देगा। ठीक है, अब पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं ये जिसको पता होगा वो कर देगा। देखो, मगही और भोजपुरी है ये बिहारी हिंदी से निकली हुई हैं। जो मगही हैं और भोजपुरी हैं ये बिहारी हिंदी से निकली हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर असंगत है। ठीक है, देखते ही 1 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है। और अवधि से, अब देखो पूर्वी से कौन कौन सी निकली हैं, इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ पूर्वी हिंदी के लिए। ठीक है, तो थोड़ा समय लगेगा आज की क्लास में, पर आज की क्लास समझाने वाली क्लास है इसलिए आपको समय लगेगा। ठीक है, तो देखो पूर्वी हिंदी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। ABC याद कर लेना, आप ABC याद कर लेना। ठीक है, ए से कौन सी भाषा आएगी? पूर्वी हिंदी में अवधी आएगी। ठीक है, ए से कौन सी आएगी? अवधी भाषा आएगी। बी से कौन सी आएगी? बघेली आएगी। ठीक है, बी से कौन सी भाषा आएगी? बघेली आएगी। और CH कर लेना। ठीक है, सी इससे कौन सी आएगी? सी से, इससे छत्तीसगढ़ी आएगी। ठीक है, इससे कौन सी आएगी? छत्तीसगढ़ी भाषा आएगी। ठीक है, ये तीनों भाषा का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। आप ABC ट्रिक को याद करके चले जाना, आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये ही असंगत था। ठीक है, और ये हम अच्छे से जानते हैं जो कोरवी होती है वो आकार बहुला व ब्रजभाषा आकार बहुला है, दोनों ही आकार बहुला है। ठीक है, ये उनके बोलने का तरीका बता रहा है, तो बोली कैसे जाती है। उसके बाद है खड़ी बोली के विकास में लल्लू लाल का महत्वपूर्ण अवदान है। ये बिल्कुल सही कहा है। जब हमारी हिंदी में गद्य का विकास हुआ था तो उसमें लल्लू लाल और सदल मिसर दोनों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, सदल मिसर ने और लल्लू लाल ने क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी खड़ी बोली के विकास में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा? आंसर इसका ऑप्शन 2 होगा। और क्यों होगा ये भी मैं आपको समझा दिया है और आपको समझ में आ गया, पूर्वी हिंदी की वजह से होगा। अवधि तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पर मगही और भोजपुरी बिहारी के अंतर्गत आती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 2 आंसर क्या होगा? सही होगा। उम्मीद करते हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और यदि आपको वीडियो और समझाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि क्लास बनाने में और समझाने में आप अच्छे से समझते हो, बहुत टाइम लगता है और मैं भी आप में से एक हूँ, मुझे भी बहुत काम होता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 93। ठीक है, महावीर शब्द में क्या है? ठीक है, देखते ही क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? ये उसका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द है ये। योग रूढ़ आपको शब्द के सभी शब्द होना है। आज ही आप इसको यदि क्लास को देख रहे हैं ना, ये शब्द है ना, जो हिंदी व्याकरण में आप शब्द को अच्छे से करके जाना। शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, रचना और बनावट के आधार पर कितने होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं। और ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द अलग होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर अलग होते हैं। अभी EMR में पूछा गया था और ये क्वेश्चन गलत भी हुआ है। ठीक है, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में कंफ्यूजन की वजह से गलत हुआ है। ठीक है, तो शब्द के बारे में ये पढ़ के जाना और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए महावीर, जो महावीर है ना, इसका ये कौन सा शब्द है? ये योग रूढ़ शब्द है। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं वो देख लीजिए। शब्द 3 प्रकार के होते हैं रचना और बनावट के आधार पर, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। जो एक और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यदि आप का एग्जाम में आ जाए तो यौगिक शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसके खंड नहीं होते, जिसके टुकड़े नहीं होते, जो उसी रूप में जन्मा हो। ठीक है, रूढ़ शब्द में ऐसे लिख देती हूँ कमल। ठीक है, कमल क्या है? एक रूढ़ शब्द है। ठीक है, एक कमल के फूल के बारे में बता रहा है। यदि हम इसके टुकड़े कर दें क, म और ल, ठीक है, अब क का कोई अर्थ नहीं है, माँ का कोई अर्थ नहीं है, ला का कोई अर्थ नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। या फिर आप यहाँ पर चावल शब्द ले लीजिए, चावल शब्द ले लीजिए। यदि हम चा और वल को अलग कर दें तो चा का कोई अर्थ नहीं है और वल का कोई अर्थ नहीं है। ये शब्द रूढ़ होते हैं जिनका टुकड़े करने के बाद कोई अर्थ ना निकले, उन्हें कहते हैं यौगिक रूढ़ शब्द। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आता है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं।
ठीक है, जैसे विद्यालय हो गया, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, रसोई घर हो गया, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए, जब हमारे ऑप्शन के अंदर आया तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। योग रूढ़, देखो योग और रूढ़ जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो और उसका अर्थ क्या निकले, उनका कोई विशेष अर्थ निकले, ठीक है, उस शब्द का क्या विशेष अर्थ निकले। जो बहुब्रीहि हमारा समास है ना, वही क्या होता है, वो हमारा योग रूढ़ होता है, ठीक है। महावीर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, महावीर शब्द हम हनुमान के लिए प्रयोग करते हैं। महान है जो वीर, ठीक है, महावीर उसी को कहते हैं हनुमान, महान है जो वीर हनुमान, ठीक है। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये योग रूढ़ शब्द है महावीर, ठीक है। तो इसका आंसर इसलिए योग रूढ़ हुआ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 94, ठीक है। तो 94 क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। ये हमारा देवनागरी लिपि से लिया गया और देवनागरी लिपि को मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ, ठीक है। आपको बहुत अच्छी सी क्लास है, वो अच्छे से ध्यान से देखना उसको। तो पहला ऑप्शन देखिए, असंगत पूछा गया है देवनागरी लिपि के संदर्भ में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हिंदी, सबसे पहला ऑप्शन है हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग आवश्यक है। हाँ, हिंदी के यदि हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर चंद्रबिंदु और अनुस्वार दोनों का प्रयोग आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 2, अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है। तो अनुनासिक है जो स्वरों का ध्वनि गुण है एवं इनका उच्चारण केवल नासिका से है। जो अनुनासिक किसको बोलते हैं, चंद्रबिंदु को बोलते हैं। जो चांद के ऊपर चंद्रबिंदु लगा है इसको बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। और अकेली बिंदु को बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, ऑप्शन 2 में अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है एवं इसका उच्चारण केवल नासिका से होता है, ठीक है। इसका उच्चारण नासिका से नहीं होता, सॉरी, ठीक है। इसका जो अनुस्वार है हमारा चंद्रबिंदु है, इसका जो उच्चारण है वो दोनों से होता है, हमारी मुख द्वार से भी होता है और नासिका से भी होता है, ठीक है। इसलिए हमारा इसका ये असंगत विकल्प 2 है, इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें केवल नासिका दिया हुआ है। यदि यहाँ पर दोनों दिया होता तो फिर ये असंगत नहीं होता। असंगत होने का कारण इसका यही है कि इसमें केवल नासिका दिया है। जो अनुस्वार होते हैं हमारे अनुनासिक होते हैं, ठीक है, इनका जो उच्चारण है दोनों से किया जाता है, नासिक से भी और मुख से भी, ठीक है। और यदि हमारे पर यहाँ पर अनुस्वार पूछ लिया जाता है, ठीक है, बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख के समझा देती हूँ। यदि अनुस्वार होता तो अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है, ठीक है, फिर ये ठीक होता, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और जो आगे तीसरा दिया हुआ है यहाँ पर भी आपको समझने के लिए है, ठीक है। ये हमारी परिभाषा दी हुई है, जो तत्सम शब्द होते हैं उनकी परिभाषा दी हुई है, ठीक है। संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया गया है, ठीक है। हाँ, जो संस्कृत मूलक तत्सम शब्द हैं उनकी वर्तनी को ज्यों का त्यों हमारी हिंदी में ग्रहण किया गया, बिल्कुल ठीक है। पूर्ण विराम को छोड़कर जो हमारा ये पूर्ण विराम है, यहाँ पर मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ, किसी भी शब्द के लास्ट में लगाया हुआ है। जो यहाँ पर भी देखो, इस शब्द में भी लगाया हुआ है, यहाँ पर भी लगाया हुआ है, यहाँ पर भी लगाया हुआ है, ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह अंग्रेजी के ही प्रचलित हैं। कोमा हो गया, ठीक है, ठीक है, जो हमारा उद्धरण चिन्ह हो गए, ये सभी क्या है, अंग्रेजी से लिए गए हमारे प्रचलित चिन्ह है, ठीक है। सिर्फ पूर्ण विराम ही हिंदी का पूर्ण विराम चिन्ह है, ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखोगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आया है ये, इस क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर बहुत कंफ्यूज हुई थी, ठीक है, और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है, आप इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। सबसे पहले विलोम शब्द का युगम नहीं है पूछा है। एग्जाम के अंदर आपको करना क्या है, नहीं वाले ऑप्शन के नीचे पेन के साथ टिक कर लेना है कि पूछा क्या है। इससे हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि हमसे पूछा क्या है, ठीक है। तो ये हमारा नई वाला ऑप्शन है, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पर विलोम शब्द का ना, एक विलोम शब्द हम क्या सोचते हैं कि पाप का पुण्य हो गया, गर्म का ठंडा हो गया, माता का पिता हो गया, ठीक है, ये भी ठीक है, ये समझते हैं। बट विलोम शब्द के अंदर भी एक मतलब कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि यदि संज्ञा शब्द है तो उसका उत्तर भी संज्ञा शब्द होगा, यदि विशेषण दिया है तो उसका उत्तर भी विशेषण शब्द में ही होगा। और यही इस ऑप्शन के अंदर हुआ था, ठीक है। यहाँ पर संस्कृति दिया हुआ है, संस्कृति का होता है प्रस्कृत रूप, संस्कार, ठीक है। विकृति का होता है दोषपूर्ण। यहाँ पर ये शब्द विलोम का जोड़ा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन 2 देखिए, निराशा, निराशा का होता है आशावान, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पर आपको बाद में समझाऊंगी इसके बारे में। आगे दिया है
नैसर्गिक, नैसर्गिक दिया है और कृत्रिम दिया है। जो नैसर्गिक है इसका अर्थ होता है प्राकृतिक, ठीक है। कई बार हमें अर्थ नहीं पता होता और हमारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत हो जाता है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक और कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी, ठीक है, बनावट या बनावटी होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पर ऑप्शन ठीक है। उसके बाद होता है विहित, विहित होता है करने योग्य और निषिद्ध होता है मनाही, जिससे जो करने योग्य ना हो, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। तो इसमें हमारा जो गलत क्या है वो है हमारा ऑप्शन 2। और क्यों गलत हुआ देखो, निराशा क्या है, एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। और मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यदि संज्ञा शब्द का विलोम शब्द भी संज्ञा ही होना चाहिए। और यदि यहाँ पर आशा, अकेला आशा होता तो हमारा ऑप्शन 2 सही होता, पर यहाँ पर अकेला आशा शब्द नहीं दिया, वान शब्द दे दिया और आशावान के साथ ये क्या बन गया, विशेषण बन गया, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आज समझ लीजिए, ठीक है। यदि आपका यहाँ भी आशा होता तो ऑप्शन आपका सही होता, आशावान की वजह से आज यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन है वो गलत हुआ है, ठीक है। एग्जाम के अंदर उम्मीद करती हूँ आप ये बात अच्छे से ध्यान दोगे, ठीक है। आशावान विशेषण की वजह से गलत हुआ है, निराशा संज्ञा है। यदि अकेला आशा होता तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता, ठीक है। यदि संज्ञा शब्द दिया हुआ है विलोम तो उसका उल्टा भी संज्ञा शब्द होना चाहिए। यदि सर्वनाम दिया है तो उसका उल्टा अर्थ भी सर्वनाम होना चाहिए। यदि विशेषण में दिया है तो उसका उल्टा अर्थ भी विशेषण में होना चाहिए। प्लीज ये आप, उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा तीसरा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है तीसरी कसम। जिस क्वेश्चन पे हमें टाइम नहीं लगेगा मैं उस पर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। और उनमें आपको बार बार कहती हूँ कि मेरा टाइम लगाना कोई मोटिव नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आज की जो क्लास है ये समझाने के लिए है, क्योंकि ये पेपर है और यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकता है या इस कॉन्सेप्ट पे आ सकता है, इसलिए आपको टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो तीसरी कसम फिल्म, जो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो तीसरी कसम फिल्म है, इसलिए किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई है। सबसे पहले तीसरी कसम जो कहानी है वो किसकी है, यदि हमें ये पता होगा तो हम 1 मिनट में क्वेश्चन कर देंगे। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, ठीक है। ये कहानी तीसरी कसम है जो फणीश्वर नाथ रेणु की है, तो इसी पर को लेकर फिल्म बनाई गई है। इस क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन होगा 97। तो इसमें मुहावरा पूछा गया है, हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए ऑप्शन 3 गायब हो जाना इसका ऑप्शन आंसर होगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 98। इसमें जो कृष्ण भक्ति धारा के संदर्भ में संगत का कथन पूछा गया है, असंगत नहीं संगत। जिसने कृष्ण भक्ति धारा को अच्छे से किया होगा, सगुण काव्य धारा को अच्छे से किया होगा, निर्गुण काव्य धारा को अच्छे से किया होगा, वही इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि थ्योरेटिकल पोर्शन करो, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो कृष्ण भक्ति धारा के संदर्भ में संगत कथन क्या है, ठीक है। कुंभन दास है। सबसे पहले तो अष्टछाप के सबसे पहले कवि हैं ये, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ हैं, ठीक है। अष्टछापी कवियों में अधिकारी के नाम से विख्यात थे। मैंने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा कि अधिकारी नाम से विख्यात थे, तो ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 2 रास पंचाध्याय के रचयिता नंददास हैं। मैंने आपको जब भक्ति काल करवाया तो बार बार इसको पढ़ाया है कि रास पंचाध्याय के जो रचयिता है, सॉरी 1 मिनट, जो रास पंचाध्याय के जो रचयिता हैं वो कौन है, नंददास हैं, ठीक है। और ये विठलनाथ के शिष्य थे और प्रारंभ में राम भक्ति की और उन्मुक्त थे, ठीक है। जब मैंने इस क्वेश्चन को किया था तो 1 सेकंड लगी थी। देखो मैंने, क्योंकि थ्योरेटिकल में आपको पढ़ा भी रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। देखो यहाँ पर जो राम भक्ति की ओर उन्मुक्त क्यों होंगे वो, क्योंकि वो तो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं और यहाँ पर कृष्ण काव्यधारा का ही हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। जो कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं वो राम भक्ति की ओर उन्मुक्त नहीं थे, ठीक है। यही क्वेश्चन संगत पूछा है तो ये तो असंगत है, ठीक है। ये भी असंगत है, ये भी असंगत है। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन के ऊपर। थर्ड ऑप्शन क्या था, सूरदास कृत सूर सागर की आधार भूमि श्री भगवत गीता है। जब मैंने आपको सूरदास और सूरदास की रचनाओं के बारे में करवाया था तो वहां पर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जो सूरदास है और सूरदास की जो रचनाएं हैं उनके विषय में मैं आपको करवा चुकी हूँ, मैं यहाँ पर टाइम नहीं लगाऊंगी। तो श्री भागवत पुराण उसकी आधार भूमि नहीं है, उसकी आधार भूमि श्री भागवत गीता नहीं है, सॉरी श्री भागवत पुराण है, ठीक है। क्या है, श्री भागवत गीता की जगह क्या आएगा, श्री भागवत पुराण है, ठीक है। आधार भूमि क्या है और ये 10वें स्कंद पर आधारित है, ये भी मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या हुआ, ऑप्शन हमारा ये भी गलत हुआ, ठीक है। तो मैं आप ऊपर भी बता चुकी हूँ क्यों 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 ये दोनों ऑप्शन गलत हुए, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। राम भक्ति के उन्मुक्त नहीं थे, इसलिए गलत हुआ। और अधिकारी नाम से विख्यात नहीं थे, ये भी गलत हुआ। और श्री भागवत गीता की वजह से ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। अब आ गया गद्दी, हमारा ऑप्शन क्या है इसका सही
ऑप्शन 4 है। गद्दी सेवा का संबंध हरिदासी संप्रदाय से है। हाँ, जो गद्दी सेवा है इसका संबंध हरिदासी संप्रदाय से है और हरिदासी संप्रदाय को ही सखी संप्रदाय बताते हैं, कहते हैं। ठीक है, हरिदासी संप्रदाय को क्या कहते हैं? सखी संप्रदाय भी कहते हैं। और मैं संप्रदाय वाली क्लास आपको कल करवा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो संप्रदाय से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? एनसीईआरटी से लिया गया है और मुझे लगता है ये 6 क्लास की एनसीईआरटी से है। तो ये क्या है? एक कविता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के संदर्भ में। रीतिकाल में आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो रीतिकाल के संदर्भ में जो भी यहाँ पर असंगत पूछा गया है, तो पहले तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। तो चिंतामणि, ऑप्शन 1 देखिए, चिंतामणि के अनुसार जो चिंतामणि है उसके अनुसार रीति काल के बारे में क्या कहा गया है, ये देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जो चिंतामणि है उसके अनुसार रीति सुभाषा कवित बरनत बुद्ध अनुसार है। ठीक है, जो चिंतामणि है उन्होंने रीति काल के बारे में ये व्याख्या दी हुई है, ये कहा हुआ है उनके बारे में, ये शब्द उन्होंने कहे हुए हैं रीति काल के बारे में, ये संगत है। ठीक है, उसके बाद आचार्य देव ने अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को उत्तम काव्य कहा। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध उनकी कोटेशन है आचार्य देव की, और अभिधा शब्द शक्ति को वो युक्त और उत्तम काव्य कहते हैं। एवं तात्पर्यता नामक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते हैं, ये भी कथन उनके बारे में बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाता है घनानंद। घनानंद क्या है? हमारे रीति मुक्त काव्यधारा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, उन्हें रस की साक्षात मूर्ति कहा जाता है। ठीक है, तो गणानंद क्या के बारे में जो ये विशेषता बताई गई है ये बिल्कुल ही सही है। तो गणानंद के काव्य की विशेषता क्या है? देखिए, भावजन्य वक्रता की प्रधानता, जो उनके भाव थे, जो अंदर की फीलिंग थी, जब उनकी वो होती है प्रेमिका होती है सुजान, जब उनसे उनका विरह हो जाता है तो उन्होंने जो रचनाएं की थी, वो उनकी जो रचना थी, उनकी भाषा, वक्रता होता है टेढ़ापन, उनकी भाषा में जो टेढ़ापन था, लाक्षणिकता थी, वो बहुत ही प्रधान थी। ठीक है, एवं गहन पीड़ा थी, उनके जो अभिव्यक्ति थी, जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं, ठीक है, उनमें जो अभिव्यक्ति थी वो उनके अंदर बहुत ही गहन पीड़ा थी, क्योंकि जो उनका दोनों का जो प्रेम था, सुजान का और गणानंद का, दोनों का आपस में मतलब बिछोह हो जाता है, अलग हो जाते हैं, उसी के आधार पर उन्होंने काव्य के अंदर रचनाएं की थी। ठीक है, तो ये गणानंद के बारे में ये बातें मैंने आपको जो बताई अच्छे से याद रखनी है। रीति मुक्त काव्यधारा के अंदर है, उन्होंने जो भी रचना की थी, उन्होंने अपने मन के जो भाव हैं, उन्हीं को, जो विरह की पीड़ा है, उन्हीं को अपने काव्य में व्यक्त किया था। ये लाइन को आप अच्छे से याद रखना। आगे आ जाता है ऑप्शन 4, आचार्य शुक्ल ने रीति काल को श्रृंगार काल कहने में संदर्भ में पूर्णतः असहमत थे। श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद ने कहा था। पहले तो आपको ये याद रखना है, विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा था श्रृंगार काल। ठीक है, अलंकृत काल किसने कहा था? रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने कहा था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो हर एक काल का नामकरण आपको अच्छे से याद रखना है, किसने क्या कहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर हमारा 4 होगा। क्यों होगा? पूर्ण तरह असहमत नहीं थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीति काल को श्रृंगार काल कहने में असहमत भी थे और सहमत भी थे। पूर्णतः असहमत नहीं थे, जो पूर्णतः शब्द है, इसकी वजह से हमारा आंसर 4 हुआ है। उन्होंने ये कहा था जो रीति काल है इसमें श्रृंगार काल के अलावा और भी विषय हैं, जैसे श्रृंगारिकता भी है, और इसके अंदर जो दरबारी कवि हैं उन्होंने जो वीरता के गुण भी हैं, अपने दरबारी कवियों की वीरता का बहुत ज्यादा वर्णन किया, जैसे भूषण ने किया है। तो श्रृंगार काल कहने की वजह से पूर्णतः असहमत नहीं थे वो। ठीक है, सहमत भी थे और असहमत थे। पूर्णतः शब्द की वजह से हमारा आंसर क्या हुआ है? 4 हुआ है। ठीक है, कामचोर कहानी के लेखक और लेखिका कौन है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ एनसीईआरटी में। इसका आंसर रहेगा इस्मत चुगताई। ठीक है, क्या है इसके लेखक हैं। ठीक है, तो 8वीं क्लास से शायद ये लिया गया है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1963 में हुआ था। क्यों हुआ था? हिंदी और इंग्लिश के विवाद को लेकर हुआ था, कि हमारे जो संविधान के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों का एक साथ प्रयोग होता रहेगा जब तक हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा पूर्णतः प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 103। ठीक है,
तो ये हमारी एनसीईआरटी से लिया गया, शायद 7 की एनसीईआरटी से है ये, ठीक है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये पंक्तियां किस कवि की हैं, तो भगवती चरण वर्मा की हैं। और मैंने आपको जो एनसीईआरटी कराई है, हर कविता की पंक्ति इसलिए आपको करवाई थी ताकि आपका एग्जाम हो तो पंक्तियां दे दी जाए तो आप अच्छे से मैच कर लो, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए हर एक कविता की पंक्तियां करवाई थी और 1 घंटे के अंदर आपको एनसीईआरटी करवाई है, जो बहुत ही डिफिकल्ट है करना, फिर भी आपको करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। और ये पंक्तियां उसी कविता की हैं, शायद 8वीं या 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया, भगवती चरण वर्मा की कविता की पंक्तियां हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कविता की पंक्तियां वहां पर दी थी, ठीक है। आगे भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। 1 मिनट। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है। तो इसमें भी असंगत पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें अलंकार बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। अलंकार सिर्फ ये नहीं है कि आप पंक्तियां करके चले जाओगे वहां से हमारा अलंकार हो जाएगा। अलंकार में अपने सभी अलंकार की परिभाषा करना है, जैसे हमारा विरोधाभास है, उदाहरण है, ठीक है, उपमा है और अनुप्रास है, ठीक है। सभी अलंकारों की परिभाषा को आपको याद करके जाना है, ठीक है। असंगत देखिए क्या है, उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों का शिरोरतन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। जो हमारे काव्य शास्त्र के आचार्य हैं राजशेखर, इन्होंने अलंकार उपमा अलंकार को उपमा जो अलंकार है इसको शिरोरतन कहा है, सिर का रतन कहा गया है, कहा है, ये बिल्कुल ठीक है। असंगत पूछा है, ये ध्यान रखना। उसके बाद पूछा है उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु का वर्णन किया जाता है, यही हमारा आंसर होगा, ये गलत है। उपमेय के अंदर अप्रस्तुत वस्तु का वर्णन नहीं पूछा जाता, प्रस्तुत वस्तु का वर्णन पूछा जाता है, ठीक है। आप ये याद रख लेना, ठीक है। उपमेय में क्या होगा, प्रस्तुत, और उपमान में क्या होगा, उपमान में पूछ लिया जाए तो प्रस्तुत वस्तु का होगा, ठीक है। अप्रस्तुत का होगा, ठीक है, अप्रस्तुत का होगा। यहाँ पर आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। मैंने दोनों का यहाँ पर बता दिया। उपमेय के अंतर्गत जो प्रस्तुत वस्तु होगी उसका वर्णन किया जाएगा, और उपमान में जो अप्रस्तुत वस्तु होगी उसके बारे में किया जाएगा। जैसे चंद्रमा सा मुख है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे चंद्रमा सा मुख है दिया हुआ है, चंद्रमा सा मुख, ठीक है, चंद्रमा सा मुख, ठीक है। तो मुख क्या है, मुख हमारा प्रस्तुत है, ठीक है, उपमेय है, ठीक है, प्रस्तुत है, हमारे सामने है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, उपमान है, ठीक है, अप्रस्तुत है, हमारे सामने चंद्रमा प्रस्तुत नहीं है, ठीक है, ये हमारा उपमान है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। और मुख हमारे सामने है, ये प्रस्तुत है, ठीक है, ये उपमेय है, ठीक है, ये क्या है, उपमेय है। और उपमान क्या होता है, यदि आपको ना याद रहे तो ऐसे याद कर लेना, उपमान वो होता है जिसकी उपमाएं दी जाती हैं, जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया, तारे हो गए, ये सभी क्या है, प्राकृतिक चीजें हैं, ये अपने आप में बहुत मशहूर है। और जब भी हम उपमेय उपमान करते हैं तो क्या होते हैं, जो बहुत ही प्राकृतिक चीजें होती हैं उनसे हम तुलना करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा यही ऑप्शन था, तो मैंने इसको जिसने उपमेय और उपमान को अच्छे से पढ़ा होगा वो 1 मिनट लगाएगा असंगत ढूंढते हुए, ठीक है। यहां तक आते ही आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपमेय के अंदर अप्रस्तुत वस्तु का वर्णन किया जाता है, अप्रस्तुत वस्तु का वर्णन नहीं किया जाता, प्रस्तुत वस्तु का वर्णन किया जाता है। यदि यहाँ पर उपमान होता, यदि उपमेय की जगह उपमान होता तो हमारा क्या होता, ये बिल्कुल सही होता। उपमान में क्या है, प्रस्तुत, और उपमेय में क्या है, प्रस्तुत, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगला भी देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 दिया है हमारा, जन्म संधु पुनि बंधु विष दीन मलिन सकलंक, सिया मुख समता पाव किमी चंद वापुरो रंक में व्यतिरिक्ति अलंकार है। व्यतिरिक्ति अलंकार क्या होता है, जिसमें विशेषता बताई जाती है, जिसमें अधिकता बताई जाती है, उसे बोलते हैं व्यतिरेक अलंकार, ठीक है। किसे बोलते हैं, जिसमें अधिकता और विशेषता बताई जाती है उसमें उसे व्यतिरेक अलंकार बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जन्म संधु, इसमें क्या है, सिया मुख समता पाव किम चंद वापरो, जो सिया समता बताई गई है, समानता बताई गई है, सिया के मुख को किसके समान बताया गया, चंद्रमा के समान बताया गया, चंद वापुरो रंक, ठीक है। सिया माता है जो सीता, उसके मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। पर यहाँ पर कहा गया है कि जो सिया का मुख है वो तो चंद्रमा से भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जन्म संधु पनुबंध विष दीन मलिन संकलंक, जो चंद्रमा है वो तो क्या है, वो तो विष, उसके अंदर तो क्या है, विष है, वो मलिन है, वो गंदा है, कलंक है, कलंकित है, क्योंकि हम बोलते हैं ना चांद के अंदर दाग है, तो वो तो कलंकित है, ठीक है। वो रंक मतलब वो गरीब है, ठीक है। इसलिए क्या है, वो जो सिया है, जो हमारी सीता माता है, इसका मुख तो चंद्रमा से भी उत्तम है, ठीक है, चंद्रमा से भी उत्तम बताया गया है, ठीक है। तो जहां पर कोई भी बात बढ़ा चढ़ा कर बताई जाए, अधिकता बताई जाए, ठीक है, सीता के मुख को चंद्रमा से भी ऊपर बताया गया है, तो इसलिए वहां पर व्यतिरेक अलंकार हुआ है, अलंकार का प्रयोग हुआ है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यतिरेक अलंकार वो
वो होता है जिसमें किसी चीज़ की अधिकता होती है, जिसमें किसी चीज़ की विशेषता होती है, बहुत ज़्यादा अधिक विशेषता होती है। और यहाँ पर जो सीता है इसके मुख को चाँद से भी ऊपर बताने के कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और मैंने आपको इसलिए ज़्यादा समय लेके बताया है क्योंकि यदि आपके आगे के एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे से कर पाओ कि व्यतिरेक अलंकार क्या होता है। तो आप इसको पीछे करके सुन लेना क्या होता है, मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो अगला अलंकार यहाँ पर हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन से हम 4-4 क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हमें समय लग रहा है, ठीक है। यदि मैं ऑप्शन करा के चली जाऊं तो बहुत ईजी होगा मेरे लिए। यहाँ पर मेरा समय लग रहा है, मुझे टाइम लग रहा है, और आप जानते हैं गर्मी भी कितनी है, ठीक है, और लाइट भी चली गई है। तो यहाँ पर देखिए, तो व्यतिरेक अलंकार में समझा चुकी हूँ। अब आ जाइए फोर्थ ऑप्शन के ऊपर। इसमें पूछा क्या गया है, पहले ऑप्शन में जाते हैं। अर्थांतर न्यास उपन्यास पूछा गया है, अर्थांतर न्यास अलंकार पूछा गया है। अब अर्थांतर न्यास अलंकार देख लीजिए क्या होता है, आगे आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए पहले। कोटि जतन कऊ करे, परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि सभी को ऑप्शन अच्छे से आते होंगे, बट मैं ये कहती हूँ कि जिसने अच्छे से किए होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत हिंदी में हमने काम किया होगा, पढ़ा होगा, तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। कोटि जतन, कोटि मतलब बहुत ज्यादा जतन करने के बाद, प्रकृति बीच, प्रकृति ही बीच, ठीक है। हम इसमें जो व्यतिरिक्त अलंकार है वहां पर देखिए क्या होता है। पहले हमें क्या दिया गया होगा, कोई सामान्य या कोई विशेष बात दी गई होगी किसी के बारे में, और फिर उसका वहां पर दूसरे शब्द, दूसरी लाइन में उदाहरण दिया गया होगा, ठीक है। वहां पर क्या होता है, हमारा अर्थांतर न्यास उपन्यास होता है, अर्थांतर न्यास उपन्यास, अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। सॉरी, बोलने में एक आध बार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो जहां पर कोई आपको कोई एक सामान्य बात दे दी जाए, ध्यान से समझिए इस लाइन को, आपको कोई एक सामान्य बात दे दी जाए और उसके बाद उसका उदाहरण दे दिया जाए, तो वहां पर अर्थांतर न्यास उपन्यास सॉरी अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया गया कि कितने भी जतन करने के बाद जो इंसान की मूल प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, उसको हम नहीं बदल सकते। पहली लाइन का अर्थ ये है। उसके बाद बताया गया नल बल जल ऊंचो चढ़े, अंत नीच को नीच। यहाँ पर जो व्यक्ति की प्रकृति बता दी, उसके बाद मूल प्रवृत्ति बता दी यहाँ पर व्यक्ति की, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, उसकी हम मूल प्रवृत्ति को कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी जतन कर ले, हम नहीं बदल सकते, ठीक है। जो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है वहां पर इसकी बात हुई है। नल बल जल ऊंचो चढ़ो, अंत नीच को नीचे। हम नल के जल को चाहे कितने भी मतलब जोर लगा के ऊपर चढ़ा लें, पर वो गिरता नीचे ही है। पानी कहाँ गिरता है, जल कहाँ गिरता है, नीचे ही गिरता है ना। तो यही बात यहाँ पर उदाहरण के द्वारा बताई गई है। पहले आपको कोई सामान्य बात बताई जाएगी, उसके बाद दूसरी लाइन में उदाहरण दिया जाएगा, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होगा, ठीक है। आप देखते ही समझ जाना। उम्मीद करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो कमेंट करके बता देना, मैं फिर आपको फिर से समझा दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वर्तनी की दृष्टि से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर दो ऑप्शन बिल्कुल राइट ही लग रहे हैं अब भी, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से विकल्प को शुद्ध करिए, ठीक है। शुद्ध वर्तनी आपको अच्छे से करके जानी है, ठीक है। तो पाणनी है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और दासरथी भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। व्याकरणिक दृष्टि से दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। वाल्मीकि बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, सारणी भी बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। मेरे आधार पर दोनों शब्द शुद्ध हैं, ठीक है। और शक्तिकरण सही लिखा हुआ है, पर मंत्रिमंडल यहाँ पर गलत लिखा हुआ। आप सभी जानते हैं जब मंत्री शब्द में मंडल जुड़ता है, ठीक है, जब मंत्री शब्द में कोई शब्द मंडल जुड़ता है तो वहां पर क्या होता है, जो पहला शब्द है वो छोटी मात्रा में बन जाता है, तो मंत्री शब्द का क्या होगा, ऐसा लिखा जाएगा। मंडल में जुड़ने से पहले क्या होगा, जो छोटी ई है हमारे, बड़ी ई छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसलिए हमारा मंत्रिमंडल जो शब्द है यहाँ पर क्या है, वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्द हमारा गलत है। प्रत्याक्षी नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, ठीक है। प्रत्याक्षी नाम का कोई शब्द नहीं होता। जो प्रत्यक्ष होता है ये एक भाववाचक और विशेषण होता है। ये ता शब्द लाने के बाद ये भाववाचक और विशेषण शब्द इसका हम बना सकते हैं। प्रत्यक्षता होता है, ठीक है, प्रत्याक्षी कोई शब्द नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारे ये दोनों ही शब्द क्या है, यहाँ पर शुद्ध है, ठीक है। पर हमारे जो एग्जाम के अंदर इसको ज्यादा शुद्ध माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से दोनों शब्द बिल्कुल सही हैं, और वाल्मीकि भी सही है, सारणी भी सही है।
क्योंकि इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, बहुत ज़्यादा डाउट होता है, इसलिए उस शब्द को ज़्यादा एग्जाम के अंदर प्रेफरेंस दी जाती है जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द बनता है। ठीक है, जैसे दासरथी है, ठीक है, दशरथ शब्द से बना है ये, ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से बिल्कुल सही बना है दशरथ। ठीक है, आगे भी ये क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से देखना। ठीक है, दशरथ, जब हम किसी शब्द में प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, ई प्रत्यय लगाते हैं तो पहले शब्द में आ जुड़ जाता है। ठीक है, ये शब्द संरचना होती है कि शब्द कैसे बनते हैं। ठीक है, तो व्याकरणिक दृष्टि से ये शब्द शुद्ध है, तो इसलिए इसका आंसर ए दिया गया है, पर मेरे आधार पर दोनों शब्द ही शुद्ध हैं। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा और ये हमारे एस्टेट में ऐसे क्वेश्चन जानबूझकर पता नहीं क्यों दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सी कहानी विद्याशंकर नौटियाल के द्वारा लिखी गई है, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, एनसीईआरटी से लिया गया है, माटी वाली है जो विद्यासागर नौटियाल के द्वारा लिखी गई कहानी है। आगे आ जाता है किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब परिणामवाचक विशेषण जो विशेषण है उसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, विशेषण के जो भेद होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिणामवाचक के भी आगे भेद होते हैं। ठीक है, अनिश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक, संख्यावाचक के भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्रम के आधार पर पूछ लिया जाता है, वृत्ति के आधार पर आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको विशेषण बहुत अच्छे से करके जाने हैं, यदि टाइम लगा तो मैं विशेषण आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिणामवाचक विशेषण पूछा है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, परिणाम नाप तोल बताएगा हमें, जहां पर नाप तोल होगा, ठीक है, जहां पर मात्रा का भेद होगा वहीं पर परिणामवाचक विशेषण होगा इन वाक्य के अंदर। बंदर कहीं केले खा गए, कोई परिणाम की बात नहीं हुई, सीधा काट दो। थोड़ी सी चाय बनाना, ठीक है, थोड़ी सी चाय बनाना, इस ऑप्शन पर राइट क्लिक करेंगे और आगे पढ़ेंगे। पहले लड़के को यह पुस्तक दे दो, कोई परिणाम की बात नहीं हो रही, सामान्य बात है। आसमान में अनगिनत तारे हैं, कोई परिणाम की बात नहीं हो रही, यदि हो भी रही है तो संख्या की बात हो रही है, अनिश्चित संख्यावाचक की बात हो रही है, अनगिनत तारे जिनको हम गिन नहीं सकते। तो सीधा सीधा थोड़ी सी शब्द है वो क्या बता रहा है, मात्रा का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पर मात्रा का बोध होने के कारण हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन 2 हमारा क्या है आंसर सही होगा। थोड़ी सी चाय बना दो, ये हमारा परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आगे है कुंवर नारायण को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। ये भी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, तो कोई दूसरा है, इस पर उन्हें व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था, 1995 में मिला था। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद है नागार्जुन, मैं आपको इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने आपको बार बार बताया नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र है, इस पर हम समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बताती हूँ एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं है कि आपको बुक के चैप्टर के अंदर से है, जब हम बुक खोलते हैं ना वहां पर एक पेज के साइड में लिखा गया है ये। ठीक है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रे, गांधी जी का यह प्रिय भजन किसके द्वारा रचित है। तो गांधी जी ये भजन गाते थे, तो ये किसके द्वारा रचित है, तो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ नरसिंह मेहता के द्वारा रचित है। ठीक है, जब एनसीईआरटी पढ़ो तो उसके हर एक पेज को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो राष्ट्रभक्त में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो समास भी आपको अच्छे से करके जाने हैं। तो देखते ही आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, राष्ट्रभक्ति में कौन सा समास है, तो राष्ट्र की भक्ति। ठीक है, जब हम इसको तोड़ेंगे और जो विभक्ति अंदर से निकलेगी उसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। राष्ट्र की भक्ति, और की शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, की हो गया, का हो गया, रा हो गया, री हो गया, ठीक है, रे हो गया, के हो गया, ये सब किसके लिए होते हैं, संबंधवाचक, संबंध तत्पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। किसके लिए होते हैं, संबंध तत्पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो संबंध राष्ट्र की भक्ति, जब इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आता है, राष्ट्र की भक्ति। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, तो राष्ट्र की भक्ति। ठीक है, तो आप इसको विग्रह करके देखोगे तो आपका आंसर अच्छे से निकल आएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 112, समास की दृष्टि से असंगत पूछा हुआ है। असंगत को बिल्कुल राइट पेन के साथ क्लिक कर लेना, गलत मत कर देना। यहाँ पर भी आपको यदि आप समास करो तो तत्पुरुष समास को दिन में 2-3 बार करो। ठीक है, बार बार करो। अब भी हमारे पास आज 24 है, अब भी हमारे पास 6 और 4 10 दिन पड़े हैं। 10 दिन इनफ होते हैं कहने के लिए। आप डर रहे होंगे, आपके अंदर प्रेशर होगा, बट आप इसको अंदर पढ़ोगे ना तो आपको ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको 10 दिन काफ़ी हैं। आप समास को डेली पढ़ो। ठीक है, डेली 5-10 मिनट पढ़ो तो आपको अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए समास की दृष्टि से असंगत पूछा है। ठीक है, आत्मविश्वास, ठीक
ठीक है। आत्मविश्वास में क्या शब्द है, आत्मा में विश्वास, ठीक है। में शब्द अधिकरण में प्रयोग होता है, आत्मा में विश्वास बिल्कुल सही है। समाचार पत्र, यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, समाचार का पत्र। और का शब्द मैंने अभी अभी आपको बताया किसके लिए प्रयोग होता है, संबंध के लिए प्रयोग होता है, संप्रदान तो देने के भाव के लिए प्रयोग होता है, तो यही हमारा गलत है, ठीक है। और यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो शिक्षणेतर, शिक्षणेतर शिक्षण से अलग, शिक्षणेतर, ठीक है, शिक्षण से अलग। और अपादान तत्पुरुष किस लिए होता है, जहां पर अलगाव हो, अलगाव का भाव हो, तुलना का भाव हो, थोड़ा सा उन शब्दों में प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ये सही है, तो ये हमारा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, संप्रदान नहीं आता, यहाँ पर संबंध होता तो हमारा सही होता। तो समाचार का पत्र का की वजह से यहाँ से संबंध होता और यही हमारा असंगत दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं हमारा अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको रीतिकाल बहुत अच्छे से करवाया है, सभी रचनाओं को अच्छे से करवाया है, तो आप इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर पूछा है मतीराम की सीधी सीधी रचना, और मतीराम के बारे में मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ रीतिकाल के अंदर, ठीक है। रीतिकाल मतीराम देखते ही ललित ललाम हम लगा देंगे, ठीक है। तो ललित ललाम है जो इसकी रचना है वो अलंकार से संबंधित रचना है। मैंने आपको ये भी बताया है कि जो छंद से संबंधित कौन सी रचना है, अलंकारों से संबंधित इनकी कौन सी रचना है, ललित ललाम है जो अलंकारों से संबंधित रचना है। कवि प्रिया किसकी है, केशव दास की, आप देख लीजिए यदि आपको ना याद हो तो। कवित प्रिया किसकी है, तो केशव दास की सभी रचनाएं आज यदि आप क्लास देख रहे हैं तो जरूर करना। सुजान चरित किसकी है, वो सूदन की रचना है, ठीक है। सुजान चरित, और मैंने आपको इतना डीप से पढ़ाया हुआ है, यदि आपको सुजान चरित पूछ लिया जाए, सुजान सागर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इन दोनों में आप अंतर करना। सुजान सागर घनानंद की रचना है, उसकी प्रेमिका के आधार पर लिखी गई रचना है। और सुजान चरित सुजान सिंह जो एक राजा था उसके आधार पर सूदन ने उसके ऊपर लिखी गई रचना है, ठीक है, सुजान चरित, ठीक है। तो ये सूदन की रचना है, चरित आ जाए और सुजान सागर आ जाए, यदि आपको एग्जाम में सुजान सागर आ जाए, ठीक है, तो ये किसकी रचना है, सागर देखकर आप कर देना किसकी है, तो ये घनानंद की है। और मैंने आपको ट्रिक के साथ भी करवाया था, जो घनानंद है वो सुजान के प्यार प्रेम के सागर में डूबे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे करवाया हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से याद हो गया हो। और जगत विनोद किसकी है, पद्माकर की रचना है, ठीक है, जो रीतिकाल के सबसे अंतिम कवि हैं। और रीतिकाल में मैं ये आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, यहाँ पर मैं आपको समय नहीं लगाऊंगी, ठीक है। तो निम्न कथनों पर विचार करते हुए असंगत कथन को छांटिए, ठीक है। एस्टेट के अंदर बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल इजी पेपर है, बिल्कुल भी इजी पेपर नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग पेपर है। देखो इन कथनों को करना कितना मुश्किल है, ठीक है, जिसको बहुत डीप नॉलेज होगी वही इनको कर पाएगा, ठीक है। असंगत पूछा है तो फिर वहां पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए असंगत, देखिए यहाँ पर विभावना के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता था, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया था एग्जाम के अंदर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने कैसे किया था, विभावना एक विरोध मूलक अलंकार है, मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बारे में मुझे नहीं पता था, मैंने इसको छोड़ के मैं आगे चली, ठीक है। उसके बाद मैंने इस ऑप्शन को किया, मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाम, ठीक है। पंक्ति में व्यतु उत्प्रेक्षा अलंकार है, और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या होती है, मानो जनो समानता बताई जाती है, ठीक है। तो ऐसे शब्द होते हैं तो वहां पर व्यतु उत्प्रेक्षा या उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वस्तु उत्प्रेक्षा क्या है, उत्प्रेक्षा का ही एक भेद है। तो मानो शब्द देखते ही मैंने मतलब आइडिया लगा लिया था कि ये सब भी संगत है, ठीक है। उसके बाद हम ऑप्शन 3 देखा, उपमान की अपेक्षा उपमेय में गुण उत्कर्ष वर्णन का व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। उपमान की अपेक्षा उपमेय, उपमेय के गुण ही तो बताए जाते हैं, वर्णन का व्यतिरेक, व्यतिरेक मैंने आपको बताया जहां पर बहुता होती है अधिकता होती है उसे व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। ये भी परिभाषा बिल्कुल सही है, तो मैं इसको इसके आधार पर मैं ऑप्शन 2 करके आई थी, और ऑप्शन 2 ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, ठीक है। ये मैंने आपको कल की क्लास में करवा चुकी हूँ, सभी संप्रदाय, ठीक है। प्रणामी संप्रदाय किसका है, संत प्राणनाथ का है, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय किसका है, माधवाचार्य का है। और माधवाचार्य का यदि संप्रदाय वो पूछ लिया जाए, दार्शनिक मत पूछ लिया जाए तो क्या है, द्वैतवाद है, ठीक है। मैं बार बार करवा चुकी हूँ, तो द्वैतवाद है। और अद्वैतवाद किसका है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ट्रिक के साथ भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। सखी संप्रदाय किसका है, यही हमारा गलत अभी हमने किया था। सखी संप्रदाय किसका है, हरिदास स्वामी हरिदास जी का है। सखी संप्रदाय किसका है, स्वामी हरिदास जी का है, ठीक है। और हित हरिवंश गोस्वामी का संप्रदाय क्या है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, राधा वल्लभ संप्रदाय है। इसका कौन सा है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, ठीक है। कौन सा है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, हित हरिवंश का, ठीक है। श्री संप्रदाय है रामानुजाचार्य का
का है और इसका दार्शनिक मत क्या है, वशिष्ठ अद्वैतवाद इसका क्या है, दार्शनिक मत है। ठीक है, मैं आपको ये क्लास में भक्ति काल की मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा ई प्रत्यय से संबंधित है। ठीक है, तो जब भी हम प्रत्यय करें, उपसर्ग करें, यदि हमको शब्द संरचना आती होगी तभी हम 1 मिनट में इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो ई प्रत्यय नहीं है पूछा है। जानकी, जनक शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था इसमें ई प्रत्यय, जब भी किसी मूल शब्द में ई प्रत्यय जुड़ता है तो आगे जानकी, जो ज सब पहला शब्द होता है उसमें आ जुड़ जाता है। ठीक है, जनक का क्या बन गया, जानकी बन गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो चांदनी, ऐसे ही चांदनी, चांदनी। ठीक है, और चांदन तो कोई शब्द ही नहीं होता, आप अच्छे से समझते हो। जब भी हम प्रत्यय करते हैं, उपसर्ग करते हैं, जब मूल शब्द बच जाता है वही हमारा उपसर्ग और प्रत्यय होता है। ठीक है, जनक हमारा यहाँ पर मूल शब्द था, और यदि हम चांदन करें तो चांदन कोई मूल शब्द नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, चांद इसमें मूल शब्द है। ठीक है, चांद क्या है, इसमें मूल शब्द है, चांद का अर्थ निकलता है। ठीक है, और ये रूढ़ शब्द भी है। ठीक है, इसको टुकड़े करे तो कोई अर्थ नहीं निकलता। मैं आपको उपसर्ग में अच्छे से बता चुकी हूँ, वही उपसर्ग की डेफिनेशन और वही प्रत्यय की डेफिनेशन है। मूल शब्द निकलना चाहिए, रूढ़ शब्द निकलना चाहिए जिसके खंड या टुकड़े ना हो। और इसमें क्या जुड़ा है, नी शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। इसमें क्या है, ई प्रत्यय नहीं है। और देखो गंधार, गंधार क्या है, एक शहर, उसका नाम है, प्रदेश का नाम है। ठीक है, और पर्वत, पर्वत में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो पार्वती बना हुआ है। मैंने आपको बता दिया था कि कैसे बना हुआ है। जब हम ई जोड़ते हैं, जब भी किसी शब्द में हम ई जोड़ते हैं, देखो पर्वत में यदि हम ई जोड़ेंगे तो जो हमारा पहला शब्द है इसमें आ जुड़ जाता है। ठीक है, ये शब्द संरचना है, इसके ऊपर यदि क्लास लें तो पूरा टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये भी आपको जब छोटी छोटी क्लासेस करोगे तभी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, तो डीप पढ़ोगे तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप इस ट्रिक के साथ भी, देखो मैंने आपको फिर भी आपको बहुत कुछ बता दिया कि जब भी आपको शब्द, मूल शब्द को, देखो एग्जाम के अंदर आपको प्रत्यय आ जाए, मूल शब्द निकाल लेना। देखो चांद हमारा मूल शब्द निकल गया। ठीक है, और चांद के खंड करो, टुकड़े करो तो कोई अर्थ नहीं निकलता, सीधा सीधा नी शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या था, हमारा ई प्रत्यय नहीं था। आप ई देखते ही क्वेश्चन मत कर देना। ठीक है, मूल शब्द निकाल के करना। ठीक है, उसके बाद अशोक के फूल, समय नहीं लगाएंगे, एनसीईआरटी से लिया गया है। तो किसकी रचना है, अशोक के फूल, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, उसके बाद प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। जो प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है, ये भी असंगत है, ये भी असंगत है और ये भी असंगत है। इसमें सही कौन सा, आंसर फोर्थ क्या है, राइट है। ठीक है, इसको करना कैसे, ये क्वेश्चन में बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मेरे लिए तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जो पहला उपसर्ग, जो पहला प्रत्यय है ना, ये संस्कृत वाला प्रत्यय है, संस्कृत से लिया हुआ प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय। इसमें त्रिच प्रत्यय नहीं यूज हुआ है, इसमें तृण प्रत्यय यूज हुआ है। कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है, तृण प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक, इसलिए यह हमारा क्या है, संगत असंगत है। ठीक है, उसके बाद है हमारा ऑप्शन 2, वेतन्य, रागेय, पुरुषेय। इसमें यह प्रत्यय नहीं है। यदि आप शब्दों को तोड़ोगे, देखो करोगे, मैंने जैसे उपसर्ग के वीडियो में करवाया था, यदि आप देखो ऊपर मात्रा क्या, किस शब्द की लगी हुई है, ए की लगी हुई है और यह लगा हुआ है। इसमें क्या है, ए प्रत्यय है, यह प्रत्यय नहीं है, इसलिए ये भी क्या है हमारा, वो गलत है। कांतेय, संस्कृतायन, भद्रायन में अन प्रत्यय नहीं है, इनमें क्या प्रत्यय लगा, यण प्रत्यय लगा हुआ है। संस्कृतायन में आयन प्रत्यय लगा हुआ है, कांतायन में यन प्रत्यय लगा हुआ है। यदि हम इन शब्दों को अलग करके देखेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा। यदि हम संस्कृतायन, ठीक है, संस्कृत और आयन शब्द को अलग करें तो हमारा आयन प्रत्यय निकल के आता है, अन प्रत्यय नहीं निकल के आता, इसलिए हमारा ये भी गलत है। उसके बाद हमारा देखो सही कैसे निकाल सकते हैं, यदि हमसे ना भी निकले तो देखो दिखाई, पिटाई और जुताई, जब मैंने आपको क्रिया करवाया था तो वहां पर बताया था मूल शब्द निकाल लो, और मूल शब्द के बाद जो शब्द बचता है वो क्या होता है हमारा, मतलब मूल क्रिया क्या होती है, जो मूल शब्द के अंदर जुड़ती है वही हमारी क्रिया होती है। यहाँ पर देखो दिख शब्द क्या है, हमारा मूल शब्द है। पीठ शब्द क्या है, हमारा मूल शब्द है। ठीक है, जुत शब्द क्या है, हमारा मूल शब्द है। ठीक है, और इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, दो तीनों में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है और आई प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, आई और ई और आई दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, दोनों को एक ही कैटेगरी में, ई प्रत्यय की कैटेगरी में ही लिया जाता है। दिखाई, पिटाई और जुताई, ठीक है, तीनों में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ई और आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये संगत है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कायाकल्प, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हमें एग्जाम के अंदर 60 में से 60 क्वेश्चन ही आते मिलेंगे, पर कुछ क्वेश्चन को हम सेंस के साथ करेंगे। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है कायाकल्प उपन्यास किस लेखक का है। तो हम अच्छे से जानते हैं प्रेमचंद के सभी उपन्यास में आपको ट्रिक के साथ करवा चुकी हूँ सीक्वेंस में। प्रेमचंद का उपन्यास है, ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद है ये भी कर चुके हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए 120 क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए। सॉरी, तो 120 क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों को मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। तो ये सीधी सीधी कविता की पंक्तियां पूछी गई हैं। सॉरी, मुझे इसके बारे में अच्छे से नहीं पता कि यहाँ कहाँ से ली गई। यदि आपको पता हो तो जरूर बताना। गोपाल दास नीरज जिसका आंसर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद रस के संदर्भ के अंतर्गत असंगत कथन चुनिए। ठीक है, रस है जो इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा, और एक बार से किसी को याद नहीं होता, 2-3 बार आप पढ़ लेना, आपको अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको यदि इतना भी पता होगा ना, रस के संदर्भ में असंगत चुनिए। ठीक है, जो आपको देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए। जो ये आप सूत्र दिया हुआ है, ये सूत्र किसका है? भरत मुनि का, और नाट्य शास्त्र के अंदर इस सूत्र की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, तो ये रस निष्पत्ति का सूत्र है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखो, जब नाटक के बारे में हम पढ़ते हैं तो नाटक में शोक और दुख की घटनाओं का वर्णन, आनंद अनुभूति होती है, ये भी बिल्कुल सही है। पर रियल लाइफ में जब भी दुख और शोक होता है, करुणा का भाव होता है, तो वो हमारे लिए आनंद की घटना नहीं होती। पर जो काव्य के अंदर है, नाटक के अंदर है, जब दुख और सुख की घटनाओं का वर्णन होता है, उसको भी आनंद की अनुभूति के अंदर रख लिया जाता है। तो इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है। और उसके बाद चलिए हमारे ऑप्शन ए के पास, ये हमारा असंगत है। असंगत क्यों है? ये देखिए, आस्वादन लौकिक है। रस का आस्वादन अलौकिक नहीं होता। जो रस का आस्वादन है, जो आस्वादन होता है, आनंद होता है, जो रस का आनंद होता है वो लौकिक नहीं होता, वो अलौकिक होता है। वो क्या होता है? अलौकिक होता है। ठीक है, आप आगे से ध्यान रखना, जब भी रस का आस्वादन पूछ लिया जाए क्या होता है, वो अलौकिक होता है। लौकिक की वजह से यहाँ पर ये हमारी डेफिनेशन असंगत हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 देख लीजिए। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना लोकोत्तर चमत्कार है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। जो अन्य ज्ञान से शून्य और रहित होना ही लोकोत्तर चमत्कार होता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये काव्य शास्त्र से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारा 123। ठीक है, तो युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? ठीक है, युद्ध करने की जो इच्छा है, युद्ध करने वाले इच्छा को, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? सीधा सीधा इसका आंसर होगा युयुत्सु। और आप ज़्यादा समय न लगाते हुए आपको बता दूं मैं, तो चारों की आप वर्तनी देख लीजिए, आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, युयुत्सु की देख लीजिए, तीनों में छोटा ऊ लगा है। मुमुर्सु की देख लीजिए, जो मरने की इच्छा रखता है। ठीक है, एक बड़ा ऊ आएगा, एक छोटा आएगा, और सेकंड में बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा। इस वर्तनी को आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, युयुत्सा और विजुगसु। ठीक है, विजुगसु का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाला। विजुगसु का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाली, ये इसलिए नहीं है। युयुत्सा और युयुत्सु में आपको डिफरेंस लगेगा, युयुत्सा और युयुत्सु में। अब इनमें उत्तर क्या है, डिफरेंस क्या है वो देखना। युयुत्सा होता है, एक भाव होता है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, चाह रखने वाला, युद्ध नहीं कर रहा, सिर्फ उसके अंदर क्या है? युद्ध करने का भाव है, इच्छा है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं हुआ। ठीक है, और युयुत्सु होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला, यहाँ पर रखने वाला पूछा है। ठीक है, भाव रखने वाला नहीं पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी नहीं हुआ। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, और मैंने बार बार बता दिया, इनकी वर्तनी को आप अच्छे से देख लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देख लिए, निम्न शब्दों को सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, और मैं आपको यदि आप के पास अभी समय है, आप यण संधि अच्छे से कर लेना। जिसको यण संधि आएगी वो उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा। सुवच्छ में सु उपसर्ग है। ठीक है, यदि हम इस शब्द को तोड़ के देखेंगे, सुधन अच्छ। ठीक है, सुधन अच्छ। ठीक है, मैं ये उपसर्ग की क्लास में आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, सुधन अच्छ। ठीक है, और जब देखो, जब यण संधि का रूल देखो, जब उ और अ मिलते हैं तो क्या बनता है? व बनता है। ठीक है, और यहाँ पर व बना है, उ और आ मिलने से स्वच्छ बन गया। और पहला शब्द मैं आपको बता चुकी हूँ, जो पहला शब्द होता है वो हमारा आधा हो जाता है। देखो, सु अच्छ मिलने से स हमारा आधा हो गया, उ और आ मिलने से हमारा क्या बन गया? व बन गया, और च छ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सुवच्छ हो गया। ठीक है, तो हमारा ये यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ये तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो उसके बाद है स्वस्थ। स्वस्थ, तो एक मिनट,
तो उसके बाद हमारा ऑप्शन देखिए अगला स्वस्थ। स्वस्थ भी इसी तरह टूट कर बना है शब्द, जैसे मैंने अब आपको बताया था उसी तरह ये टूट के बना है, ठीक है। तो सुधन अवच्छ, ठीक है, सुधन अवच्छ, और ऊ और आ मिलके यहाँ पर इस शब्द का निर्माण सु से हुआ है, ठीक है। स्वल्प ये भी ऐसे ही बना है, सुधन अल्प, ठीक है, ये भी ऐसे ही बना है। यहाँ पर आ गया सुधन वस्ती, ये कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। सधन वस्ती ये कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा। यदि आपको इन तीनों का संधि के बारे में पता होगा तब भी आप इसको अच्छे से कर लोगे बच्चा। ये और इसमें ये बिल्कुल अलग भी लग रहा है, इसलिए भी इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की एनसीईआरटी से लिया गया, 9th क्लास की से, मेरे बचपन के दिन। ये क्या है, महादेवी वर्मा का क्या है, रचना है। और मेरे बचपन के दिन ये भी बताना गद्य की कौन सी विधा, मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। शुद्ध शब्द में प्रमाणिक सब कोई शब्द नहीं होता, प्रमाणिक होता है, यहाँ पर आ आता प्रमाणिक होता है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हुआ है। उसके बाद आगामी और अभिजात्य और दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवस्था गलत है, यहाँ पर दुरा नहीं आता, दुर आता, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हुआ है, दुर्व्यवस्था होता है, ठीक है। यहाँ पर आगामी शब्द भी सही है, पर जो शुद्ध माना गया है, बिल्कुल शुद्ध माना गया व्याकरणिक दृष्टि से, उसे अभिजात्य को माना गया है। यदि व्याकरणिक दृष्टि से तोड़कर देखेंगे तो अभिजात्य को ज्यादा शुद्ध माना गया है, ठीक है। पर शुद्ध हम ऑप्शन 2 को भी ले सकते हैं, पर वही है ना, हमारे एस्टेट में 2 क्वेश्चन को तो सिमिलर लेते हैं, फिर उसके बाद वो डाउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो 2 इसका आंसर माना गया है, पर आगामी भी यहाँ पर शब्द क्या है, बिल्कुल सही है। तो आगे का क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज़्यादा समय हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। चितंबरा पर मिला है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किसकी है, ये कबीरदास की पंक्ति है, शायद 9th क्लास की एनसीईआरटी में गद्य पार्ट के अंदर है, मैंने आपको ये करवा रखी है, ठीक है, ये भी वहीं से पूछी गई है, ठीक है। जैसे ही उनके दिन फिरे, ये एनसीईआरटी से रचना पूछी गई है, हरिशंकर प्रसाई की रचना है, और ये एक व्यंग है, व्यंगकार लेखक हैं, ठीक है, जो व्यंग को आधार बनाकर रचनाएं करते हैं। और ये कहाँ से लिया गया ये भी मैं आपको बता दूं, शायद प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है, उसके रचनाकार हरिशंकर प्रसाई हैं, और मैंने इसकी सभी रचनाएं ट्रिक के साथ करवा रखी हैं। जैसे ही उनके दिन फिरे, वैष्णव की फिसलन, ठीक है, और बूथ के पांव पीछे, ठीक है, मैंने ऐसे ही आपको ट्रिक के साथ सभी रचनाएं करवा रखी हैं, ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत बताइए, संधि बिल्कुल भी इजी नहीं आने वाली, ठीक है, बहुत अच्छे से संधि करके जाइए। यदि मैं आपको बताऊं तो यण संधि को बिल्कुल अच्छे से करके जाइए, यण संधि से बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं हमें, यण संधि को, दीर्घ संधि को, गुण संधि को बहुत अच्छे से करके जाइए, और कोई ट्रिक के साथ मत करके जाइए। यदि ट्रिक के साथ करके जाओगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो भू धन, चलो ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, विशेष असंगत बताना है, ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मुझे इसके सभी क्वेश्चन के आंसर हैं जो बिल्कुल सही लग रहे हैं। भू धन उषण बिल्कुल सही है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है, ये क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है हमारा भू धन उषण, क्योंकि ऊ और ऊ यहाँ क्यों है, ये बड़ा ऊ और ये ऊ मिलने से भूषण बन गया, ठीक है। जब भी 2 शब्द एक जैसे होते हैं वहां पर दीर्घ संधि होती है, 2 शब्द मिलकर एक जैसे होते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। उसके बाद है कृपाचार्य, कृप और आचार्य बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आ और आ जुड़ेंगे तो कृपाचार्य बन जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। वाण योचित्य देख लीजिए, ये सीधा सीधा यण संधि का उदाहरण है, ठीक है, जहां पर भी आधा शब्द आए और उसको तोड़ के देख लेना, वहां पर यण संधि का उदाहरण होता है, देख लेना। वाणी धन औचित्य बिल्कुल सही, आपको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ई दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ओ दिया हुआ है, ठीक है। जब भी ई का मेल ओ से होगा तो क्या बन जाएगा, ये यण संधि का रूल है, तो या बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ई और ओ मिलकर क्या बना, या बना हुआ है, और या के ऊपर 2 मात्रा लगा दे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाणी औचित्य बन जाएगा, ये भी बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद गुरुवोधार्य है, ठीक है, गुरुवोधार्य क्या है, ये हमारा थोड़ा गलत बताया गया है, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही लगा, क्योंकि गुरु और बिल्कुल देखो, जब गुरु और उदार्य को हम जोड़ते हैं और जब शब्दों को देखते हैं तो यहाँ संधि के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। ऊ का मेल ओ से हो तो वाह बनता है, ठीक है, ऊ का मेल ओ से हो, यहाँ पर ऊ, र के अंदर ऊ है, ठीक है, और यहाँ पर धन ओ है, तब जब दोनों का मेल होगा तो यण संधि का यही फॉर्मूला है कि जब
ई और ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ई या में और ऊ वा में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर, तो ऊ के बाद भिन्न स्वर आ गया ओ, तो यहाँ पर वो बन गया। ठीक है, पर जो व्याकरणिक दृष्टि से, ठीक है, जो मात्राओं में मिस्टेक है उसकी वजह से इसका आंसर हमारे बोर्ड के द्वारा आंसर क्या माना गया है, 4 माना गया है। पर जो यदि हम तीनों को अपनी संधि के अनुसार करें तो चारों ही हमारे लिए सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानूंगी आपको। ठीक है, और ये हमारे काव्य शास्त्र से भी दिए गए हैं टीजीटी के अंदर। ठीक है, पर देने नहीं चाहिए तो इसमें टीजीटी में। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का मुख्य अर्थ किसमें हुआ है? जब हम ध्वनि सिद्धांत को पढ़ेंगे तो आनंदवर्धन के द्वारा दिया गया है काव्य शास्त्र में, तो उसके अंदर जो ध्वनि है वह ध्वनि शब्द मुख्यतः किस अर्थ में प्रयोग किया था? ध्वनि शब्द आनंदवर्धन ने किसके लिए प्रयोग किया था? प्रतीयमानार्थ के लिए प्रयोग किया था। इसका आंसर बी होगा। और ये काव्य शास्त्र के अंदर जब ध्वनि जब हम इसको पढ़ेंगे आनंदवर्धन के इसके जो ध्वनि हमारा जो प्रवर्तन है इसके बारे में पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर हमें इसके बारे में अच्छे से पता चलता है। ठीक है, तो अब कैसे छूटे राम न रट लागी। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देख लीजिए। अब कैसे छूटे राम राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अंग अंग बास समानी। तो हम अच्छे से जानते हैं हरिदास के द्वारा लिखी गई पंक्ति है और इसके जो 40 पद हैं वो हमारे क्या हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है? सीधा ही देखते बन रहा है। सदैव क्या है वो हमारी वृद्धि संधि का उदाहरण है। अति धन अधिक, ये भी यण संधि है। व्यू वी धन उ, वी धन उ, ये भी क्या है हमारा यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, वी ई और उ मिलकर क्या बन रहे हैं हमारे यहाँ पर? ई और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ पर? ई और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? य बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये भी हमारी यण संधि है। ठीक है, प्रतिधन एक, ये भी यण संधि है। सिर्फ सीधा ऑप्शन 3 ही क्या है यहाँ पर हमारा आंसर होगा। विजन का अर्थ क्या है? विजन का अर्थ यदि 6 क्लास की एनसीईआरटी में दृष्टि दिया हुआ है, इसके 2 आंसर हैं, सुनसान स्थान भी हो सकता है और दृष्टि भी हो सकता है। प्लीज़ आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका अच्छे से जानते हैं हम? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस पर कोई समय हम नहीं लगाएंगे। मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग है। ठीक है, ये अच्छे से मैंने कहानी उपन्यास नाटक अच्छे से याद किए हुए हैं, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग है जो इसकी लेखिका है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मतंग। ठीक है, यदि आपने मेरी पर्यायवाची की क्लास देखी होगी तो वहाँ पर मैंने आपको सभी पर्यायवाची करवा रखे हैं, इंपॉर्टेंट भी बता रखे हैं, सबके अर्थ भी बता रखे हैं। और मतंग और कुरंग में मैंने आपको बताया अभी तक कि इनको ध्यान से देखो, इनके बारे में क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो मतंग का अर्थ मैं आपको पहले बता देती हूँ, हाथी हो जाता है। और कुरंग पूछ लिया जाए तो मुझे याद आ गया, आपको बता दूँ, कुरंग पूछ लिया जाए तो हिरण को कहा जाता है। ठीक है, मतंग और कुरंग। ठीक है, समश्रुत भिन्नार्थी में भी इनका अर्थ पूछ लिया जाता है। ठीक है, मतंग क्या होता है? हाथी होता है। हाथी के सभी पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए। हाथी को मतंग कहते हैं, हाथी कहते हैं, नाग कहते हैं, गज कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो हाथी के सभी पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। सूरज के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिरण के भी सभी आपको याद होने चाहिए। मैं पर्यायवाची की क्लास में आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में कृतवाच्य का उपयोग हुआ है? कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको मतलब ईजी भी है, इनमें कोई ज़्यादा नहीं है। कृतवाच्य में हम कर्ता को देखेंगे, भाववाच्य में हम नहीं वाले शब्द को देखेंगे, भाव होगा जिसके अंदर, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता को देखेंगे। ठीक है, तो रोगी से चला नहीं जाता, सीधे सीधे मैं आपको कम शब्दों में बता दूं तो आप जहां पर भी आपको नहीं वाले शब्द मिल जाए, नहीं वाले, तो वहां पर भाववाच्य होता है। ठीक है, तो हमारा दोनों ऑप्शन यहाँ पर कट गए। रोगी से चला नहीं जाता, राम से चुप नहीं बैठा जाता, ये हमारे भाववाच्य हैं। तो यहाँ पर पूछा कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य क्या होता है? जहाँ पर जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार होती है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, डाकिया डाक वितरण कर रहा है, काम कौन कर रहा है? डाकिया कर रहा है, और क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार हो रही है। तो यहीं पर हमारा कृतवाच्य होगा। और सीता के द्वारा गाना गाया जा रहा है, ये हमारा कर्मवाच्य होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। ठीक है, सीता के द्वारा गाना गाया जा रहा है, किसके द्वारा गाया जा रहा है? सीता के द्वारा गाया जा रहा है। यहाँ पर साधन द्वारा साधन के रूप में प्रयोग हुआ, तो ये हमारा क्या कर्मवाच्य है। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? लिंग पुल्लिंग देखने में आसान लगते हैं पर एग्जाम के अंदर आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन करते हैं। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखो, मैंने आपको जब पर्यायवाची करवाए थे तो वहां को अच्छे से आपको बताया था। तो सरिता,
नदी का पर्यायवाची और नदी स्त्रीलिंग में होती है। वनिता नदी का पर्यायवाची है तो वो भी स्त्रीलिंग में होता है। दोहिता को भी स्त्रीलिंग में ले लिया जाता है, ठीक है। तो दोहिता हो गया, दोहिती होगी, तो इनको स्त्रीलिंग में ले लिया जाता है। सविता है वो सूर्य का पर्यायवाची है, जो सविता है वो सूर्य का पर्यायवाची है, और सूर्य क्या है हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ये इसका आंसर क्या होगा, ये सविता होगा। और मैंने सविता शब्द पर जोर देकर आपको बताया था कि सविता और सरिता में कंफ्यूज मत होना, समश्रुत बिनार्थक शब्दों में भी इनमें पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग के परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है, तो महाभारत के काल की पृष्ठभूमि पर कौन सी रचना लिखी गई है, हम अच्छे से जानते हैं, अंधा युग लिखी गई है धर्म भारती के द्वारा, ठीक है, धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती के द्वारा। और जो आज के परिवेश को चित्रित करने वाली है, और ये धर्मवीर जो महाभारत काल के जो लास्ट दिन था उसके आधार पर लिखी गई है, ठीक है, अंधा युग। कट्टर शब्द में प्रयुक्त टट प्रत्यय गुच्छ की श्रेणी में आता है, ठीक है, देखते ही पहचान जाओगे। कट्टर में क्या है, द्वित व्यंजन है, ठीक है। द्वित व्यंजन क्या होते हैं, जो दो शब्द होते हैं इनमें एक दो व्यंजन होते हैं, ठीक है, एक व्यंजन आधा होता है और एक पूरा होता है। देखो कट्टर में एक ट आधा है और एक पूरा है, तो दो शब्द आ जाए, एक आधा और एक पूरा, उसको क्या बोलते हैं, द्वित व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और प्रकंपित क्या है हमारा, र है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जैसे हमारा क्ष है, इसमें क और श से मिलकर बना है, ठीक है, और क इसमें क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। जो अलग अलग व्यंजन से मिलकर बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, और जब दो एक जैसे होते हैं तो द्वित व्यंजन, उनको द्वित व्यंजन बोलते हैं। जैसे दिल्ली में दो ला आए हैं तो वो द्वित व्यंजन है, ठीक है। तो समय ज़्यादा हो गया है तो मैं अब अपनी स्पीड ज़्यादा करूंगी, ठीक है। किस शब्द में पंचम वर्ण का स्थान पर अनुस्वार की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, किस शब्द में कर सकते हैं पंचम, इसमें पूछा गया है कि किस शब्द में पंचम वर्ण हमारा क्या होता है, जो लास्ट के वर्ण होते हैं न म य अंग, ये क्या होते हैं, हमारे पंचम वर्ण होते हैं। तो अनुस्वार के रूप में किसका प्रयोग कर सकते हैं, सम्मान में हम क्या है, अनुस्वार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है असलियत शब्द का स्तोत्र की दृष्टि से क्या है। असलियत शब्द क्या है हमारा, विदेशज शब्द है, सीधा ही आंसर बताऊंगी क्यों है, क्योंकि ये एक अरबी शब्द है, ठीक है। देशज शब्द क्या होते हैं, जो देश के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द होते हैं उनको हम देशज शब्द बोल देते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से आए हुए शब्द जो के त्यों हिंदी भाषा में अपना लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से आए हुए शब्द थोड़ा परिवर्तन के साथ अपना लिए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य का सूरज बन गया, आग अग्नि का आग बन गया, ये तद्भव शब्द हैं, ठीक है। विदेशज जो विदेशी भाषा के शब्द है उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। असलियत हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, ये हमारे अरबी शब्द हैं, ठीक है। अरबी, फारसी, पुर्तगाली शब्द आपको सभी अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। एक बार प्रॉब्लम होती है जब हम बार बार करते हैं तो हमें याद हो जाते हैं, पहले मुझे भी बहुत प्रॉब्लम देते थे, फिर मैंने इन शब्दों को एक दो दिन लगातार बैठ के याद किया तो उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे अरबी पूछ ले चाहे फारसी पूछ ले, ठीक है, तो उनमें मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अभी यूपीटीजीटी में चश्मा पूछा हुआ तो मैंने देखते ही बता दिया था कि ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो हे आगे जो क्वेश्चन है हमारा, हे मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो राम है वो सीता को वियोग में ढूंढते हुए जंगल में फिर रहे हैं और पक्षियों से उसका पता पूछ रहे हैं, तो सीधा सीधा है जब राम से सीता दूर हो जाती है तो कौन सा रस होगा, वियोग रस होगा, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत, इसके बारे में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठेठ अवधी भाषा में लिखी गई रचना है, सूफी काव्यधारा के कवि हैं तो जैसी, ठीक है। तुम लोग झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर डालते हो। प्रस्तुत पंक्तियां किस कहानी से ली गई हैं, नादान दोस्त प्रेमचंद की कहानी से ली गई हैं। उसके बाद आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन असंगत है वो देखिए, जिसने आदिकाल की प्रवृत्तियों को ध्यान से पढ़ा होगा वही अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएगा। सीधा सीधा मैं आपको सीधे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ठीक है। यदि ऑप्शन के क्वेश्चन करे होंगे तो आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो राहुल साहब सीधा देखिए, आदिकाल की समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एक मत हैं, बिल्कुल भी एक मत नहीं थे समय सीमा के ऊपर। जो रामचंद्र शुक्ला इन्होंने अलग समय सीमा मानी थी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अलग समय सीमा मानी थी, और जो
नगेंद्र है इन्होंने अलग समय सीमा मानी थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने आदिकाल की अधिक समय सीमा मानी थी। यही ऑप्शन हमारा असंगत है और यही हमारा राइट आंसर है। अगला देख लीजिए ऑप्शन। तो क्योंकि मैं ज़्यादा समय इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये तो हमारी आंसर है ना, ऑप्शन के अंदर आ जा सकते हैं। यदि आप कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। राहुल शंकरित्या ने सिद्ध समंत काल का बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विजयवपन काल का बिल्कुल सही है। रिठेण में चरियु स्वयंभू द्वारा एवं अणय कुमार चरियु सुबदंत द्वारा रचित कृतियां बिल्कुल सही हैं। दोनों की कृतियों को आप यहीं से याद कर लो। स्वयंभू की कृति का क्या नाम है और पुष्पदंत की कृति का क्या नाम है। लुइप्पा का सन 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा मान जाता है, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से जवानी थी। ये हमारी 6 क्लास की जो हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान की रानी झांसी की से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, तो उस 6ठी क्लास की कविता से ली गई पंक्तियां हैं। तो इसमें कौन सा काव्य गुण पूछा गया। काव्य गुण हमारे 3 होते हैं, प्रसाद गुण होता है, ओज गुण होता है, माधुर्य गुण होता है। ये तो कोई गुण ही नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ओज गुण क्या होता है, जहाँ उत्साह जोश और वीरात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां पर ओज गुण होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगटी तानी थी, तो सीधा सीधा हमारा आंसर ओज गुण के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो ओज होगा। उसके बाद है मुझे लगा यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कमेंट जरूर बता के जाना कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई या फिर ना समझा पाई। यदि मुझसे कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ सॉरी, आप अच्छे से उसको बता देना। ठीक है, तो मुझे लगा उसे दमा है अवस्था के कारण साथ साथ उसका शरीर डल चुका है, उसके हाथों और माथों पर नसें उभर आई थी। ये पंक्तियां किस कहानीकार की हैं, तो ये पंक्तियां किस कहानीकार के बारे में गई हैं, कामतानाथ के बारे में कही गई हैं। और ये मुझे लाख की जो चूड़ियाँ हैं वहाँ से ली गई कहानी पाठ में से लगती हैं, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ाया था, लाख की चूड़ियाँ वहाँ से ली गई हैं। ठीक है, उसके बाद रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा था। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पूर्ण तरह असहमत थे नहीं। जो लास्ट क्वेश्चन आया था तो मैं जो रामचंद्र शुक्ल हैं पूर्ण तरह असहमत नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि जो रीति काल है इसमें और विषय भी हैं और विषय का भी बहुत ज़्यादा वर्णन हुआ है, सिर्फ श्रृंगार काल का ही नहीं हुआ, तो इसलिए वो पूर्ण तरह असहमत नहीं थे। ठीक है, सहमत भी थे और असहमत भी थे, पर पूर्ण तरह असहमत नहीं थे, इसलिए हमारा वो ऑप्शन गलत हुआ था। तो ठीक है, तो श्रृंगार काल किसने कहा, ठीक है, ये सभी काल, अलंकृत काल किसने कहा, ठीक है, रीति काल किसने कहा, ठीक है, ये सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके साथ ही मैं आज की क्लास को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि एक एक पॉइंट को समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑप्शन से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि है तो सारे हिंदी साहित्य से ही ना। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।